हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू डीएनएस यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ डीडीयू एलयू एससीपीजी और उदय प्रताप कॉलेज के एंट्रेंस एग्जाम में आने वाले पॉलिटी के क्वेश्चन की। बहुत ही शानदार ये सीरीज होने वाला है आपके लिए दोस्तों। हिस्ट्री के ऑलरेडी मैंने 5 पार्ट आपको दे दिए हैं। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाकर एक बार प्ले लिस्ट में देख लीजिएगा, आपको सारे वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है, उसी तरह मैं पॉलिटी के भी 5 पार्ट कराऊंगा और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये आने वाले आपके एग्जाम में रहेंगी और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट भूमिका भी निभाने वाली हैं। तो दोस्तों 200+ एमसीक्यू का टारगेट हम लोग इसमें लेकर चलेंगे। और साथ ही साथ मैं बता दूं दोस्तों कि अगर आपको इसमें इसका पीडीएफ चाहिए तो आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं डीएनएस एजुकेयर ऐप से। तो डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड करिएगा और उसमें फ्री सेक्शन में जाइएगा। उसमें आपको डीएनएस एजुकेयर ऐप में जाकर के फ्री सेक्शन में जाइएगा, इसका पीडीएफ आपको वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, ताकि आप आसानी से इसको दोबारा से भी रिवीजन कर सकें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ शेर व शायरी से। कुछ दिन की शुरुआत और शाम की शुरुआत अगर शायरी से हो जाए तो फिर बात बन जाती है। बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो। टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसा शीशा तलाश करो। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि इतना शानदार बनना है, इतना शानदार बनना है कि सारी चीज़ें आपके सामने फीका पड़ जाए। तो चलिए पहले क्वेश्चन पे चलते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। और आज का दोस्तों पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आने वाला है। ये लीजिए पहला क्वेश्चन दोस्तों, आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। ठीक है, तो गूगल प्ले स्टोर से डीएनएस एजुकेयर ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। दोस्तों मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, चलिए। हाउ मेनी टीयर्स आर देयर इन पंचायती राज सिस्टम ऑफ इंडिया? भारत की पंचायती राज व्यवस्था में कितने स्तर हैं? तो दोस्तों अगर बात करें पंचायती राज की तो आपके ऑप्शंस हैं 1 टीयर, 2 टीयर, 3 टीयर या 4 टीयर। यानी एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या चतुर्थ स्तरीय आपको बताना है। तो दोस्तों अगर करेक्ट आंसर की मैं बात करूं तो दोस्तों 3 टीयर हमारे पंचायती राज में व्यवस्था दर्शाई गई है। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल, ठीक है, उसके बाद ब्लॉक लेवल है, उसके बाद क्या है, ब्लॉक लेवल है, उसके बाद है विलेज। ठीक है, ये 3 लेवल जो है वो पंचायती राज के स्थापित किए गए हैं। ठीक है, इस्टेब्लिश किए गए हैं। कब किया गया है ये दोस्तों? किया गया था 1992 में। ठीक है, 1992 में 73rd अमेंडमेंट हुआ था, 73वां संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत 11वीं भारत के संविधान में 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 11th शेड्यूल जोड़ा गया। ठीक है, याद रखिएगा। और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था की बात की गई। ठीक है, और पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत दोस्तों राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। कहाँ से हुआ था? राजस्थान के नागौर जिले से हुआ था। और दोस्तों किया किसने था? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। कब किया था? 1959 में किया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट फैक्ट है। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूँ दोस्तों गवर्नमेंट की तो ध्यान से समझिएगा। जो 3 टाइप्स के गवर्नमेंट आपके अलग अलग होते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। तो लोकल गवर्नमेंट में जो आता है वो आता है पंचायती राज। देखिए मैं आपको समझाता हूँ कैसे। इसको थोड़ा इरेज कर लूँ, एक सेकेंड रुकिएगा। तो दोस्तों पंचायती राज की मैं बात करूं तो जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसमें आता है। देखिए पहला होता है, आप तो जानते ही हैं, पहला सेंट्रल गवर्नमेंट होता है, एक स्टेट होता है और तीसरा होता है आपका लोकल गवर्नमेंट। जो लोकल गवर्नमेंट होता है उसमें 2 तरह के गवर्नमेंट होते हैं। एक होता है कौन सा? एक रूरल होता है, रूरल यानी जो ग्रामीण इलाका होता है उसकी सरकार चलती है या उसके गवर्नमेंट को चला जाता है। और उसके साथ साथ एक होता है शहरी, जिसको हम अर्बन कहते हैं। एक होता है शहरी जिसको हम अर्बन कह देते हैं। अर्बन डेमोक्रेसी का सिस्टम कह सकते हैं, अर्बन राज का सिस्टम कह सकते हैं कि अर्बन सिस्टम उसमें चलाया जाता है, यानी उसमें बात करें तो शहरी व्यवस्था चलाया जाता है। जैसे कि अगर मैं बात करूं शहरी व्यवस्था की तो दोस्तों ग्रामीण में आपका आ जाता है जो ग्राम प्रधान होते हैं
ग्राम में गांव में प्रधान होते हैं ना, वो रूरल डेवलपमेंट का हिस्सा है या रूरल या पंचायती राज के ही हिस्से में आता है, ठीक है ना, पंचायती राज के ही हिस्से में आता है। जबकि एक जो लोकल गवर्नमेंट होता है वो अर्बन होता है, यानी शहरी। मतलब क्या होता है, जो शहर होते हैं ना उसमें क्या होता है, म्यूनिसिपैलिटी बनाई जाती है। तो गांव में जो बहुत पिछड़े होते हैं, बहुत ही ज़्यादा बैकवर्ड एरिया होते हैं, वो तो ग्रामीण होते हैं, वो ग्राम प्रधान वहाँ पे चुने जाते हैं 5 साल के लिए। लेकिन जो अर्बन सिटीज़ होते हैं, शहर होते हैं, वहाँ पे नगर पालिका होती है, वहाँ म्यूनिसिपैलिटी होती है। आप जानते ही हैं, जैसे कि नगर पालिका होती है, बनारस में नगर पालिका है नहीं, मुंबई में नगर पालिका है, म्यूनिसिपैलिटी। तो बड़े बड़े शहरों में जो होती है लोकल गवर्नमेंट, वो म्यूनिसिपैलिटी की होती है। जहाँ शहर होते हैं ना, वहाँ पे म्यूनिसिपैलिटी होती है, वहाँ पे मेयर चुने जाते हैं। और उसके साथ साथ जानते ही हैं आप, मेयर चुने जाते हैं, इनका इलेक्शन होता है कि नहीं। चलिए, तो इस तरह से जो अर्बन था, ध्यान रखिएगा, ये 12th शेड्यूल में दिया गया है, 12वीं अनुसूची में दिया गया है। ये तो मैंने बात कर ही लिया था, 73rd में दिया है। और ये वाला दिया गया है 73rd के कौन से में, 11th शेड्यूल में दिया गया है इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में। जबकि अर्बन की बात करें तो ये दिया गया है भारत के 12th शेड्यूल में, यानी 12वीं अनुसूची में भारत के शहरी यानी म्यूनिसिपैलिटी नगर पालिकाओं की बात की गई है, ठीक है। जो कि कौन से संविधान संशोधन के अंतर्गत इसमें शामिल किया गया था भारत के संविधान में, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत। कौन से, 74वें संविधान संशोधन के अंतर्गत शहरी सिस्टम को या शहरी राज व्यवस्था को शामिल किया गया था, ठीक है। चलिए दोस्तों, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये लीजिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी रिकमेंडेड, यानी निम्नलिखित में से किस समिति ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था की सिफारिश की थी। रिकमेंडेड पंचायती राज इन इंडिया। तो पंचायती राज की शुरुआत मैंने अभी बताया था, राजस्थान के नागौर जिले से हुई थी। तो कहाँ से ये शुरू हुई थी ये नहीं पूछा गया है, किस कमेटी ने इसकी सिफारिश की थी। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसकी सिफारिश दरअसल की गई थी बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा। किसने किया था, बलवंत राय मेहता कमेटी द्वारा। और बलवंत राय मेहता कमेटी ने ही तीन स्तरीय यानी त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की बात की थी, त्रिस्तरीय। और द्विस्तरीय किसने बात की थी, तो द्विस्तरीय भी बात किया था किसने, ध्यान रखिएगा, मैं इसको लिख देता हूँ। द्विस्तरीय भी बात किया था किसने, अशोक मेहता समिति ने। तो एक मेहता और थे, दो लोग थे, एक अशोक मेहता थे, एक बलवंत राय मेहता, ठीक है ना। एक बलवंत राय मेहता थे और एक अशोक मेहता थे। ये दोनों लोगों की कमेटी थी अपनी अपनी, जिन्होंने पंचायती राज के बारे में अलग अलग अपनी रिकमेंडेशन दी थी, सिफारिशें दी थी। तो त्रिस्तरीय जो सिफारिश दी थी, यानी 3 लेवल पे, ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट और विलेज, वो दिया था बलवंत राय मेहता ने। किसने दिया था, तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने दिया था, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो बलवंत राय मेहता कमेटी ने सबसे पहले पंचायती राज की शुरुआत की सिफारिश की भारत में। दरअसल इन्होंने पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत 1957 में ही रिकमेंड कर दिया था सरकार को। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा बलवंत राय मेहता कमेटी, ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो दोस्तों कुछ आपको स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर, और उसमें से आपको पढ़कर बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही नहीं है, ठीक है। चलिए तो पहला देख लेते हैं, स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं आराम से एक एक करके। पंचायती राज वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया बाई जवाहरलाल नेहरू। भैया ये क्वेश्चन ना हटे, ये बारूद हटे, बम हटे, बम। तो बम के फोड़े हम लोग का तावला ही। चलिए तो बम को फोड़ते हैं, कोई बात नहीं। पहला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, पंचायती राज वॉज इस्टेब्लिश इन इंडिया बाई जवाहरलाल नेहरू। अभी मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि पंचायती राज व्यवस्था 1959 में राजस्थान के नागौर डिस्ट्रिक्ट से स्टार्ट हुई थी। और उस दिन जो डेट था वो डेट था 2 अक्टूबर। क्यों, क्योंकि गांधी जयंती उसी दिन पड़ता है दोस्तों। और उसी दिन गांधी जी की जयंती पर जवाहरलाल नेहरू ने उनको डेडिकेट किया था, क्योंकि गांधी जी कहते थे कि भारत के ऐसी व्यवस्था भारत में होनी चाहिए जिससे कि भारत के हर गरीब से गरीब लोगों के पास भी सरकार की जो पॉलिसी है, नीतियां हैं, उनके बेनिफिट उनको पहुंचनी चाहिए। तो ये कहते थे जवाहरलाल नेहरू के, जो एक तरह से गुरु ही कहे जाते हैं महात्मा गांधी, वो दरअसल हमेशा कहा करते थे ये बात। तो उसी बात को फॉलो करते हुए जवाहरलाल नेहरू जी ने कहा कि ठीक है, मैं पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जिले से शुरू करूंगा। तो ये तो बिल्कुल सही है, ये गलत बिल्कुल नहीं है। दूसरा देख लेते हैं, मध्य प्रदेश वॉज द फर्स्ट स्टेट विच इम्प्लीमेंटेड द पंचायत सिस्टम इन इंडिया। मध्य प्रदेश पहला स्टेट था जिसने कि
पंचायती राज व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो आइए देख लेते हैं क्या ये सही है, किस किस के बारे में क्या क्या सही दिया है, इसके बारे में एक एक करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बात करते हैं। तो अगला है और पढ़ लेते हैं सी वाला। वैसे तो ये गलत हो जाएगा, लेकिन सी वाला देख लेते हैं। 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन 1992। मैंने देखिए अभी बताया था कि 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो हुआ था कब, 1992 में हुआ था। ठीक है, जिसमें कि पंचायती राज व्यवस्था भारत के संविधान में शामिल की गई। ठीक है, और कौन से दरअसल किस अनुसूची में शामिल किया गया, तो 11वें अनुसूची में शामिल किया गया इसको। ठीक है दोस्तों, चलिए तमिलनाडु हैज एडॉप्टेड द बाइकैमरल मेथड, यानी पहला ऐसा राज्य था तमिलनाडु जिसने कि बाइकैमरल का मतलब जहाँ पे विधानसभा भी होगी और विधान परिषद भी होगी। तो पहला ऐसा था, कह सकते हैं कि तमिलनाडु ऐसा पहला राज्य था जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों सदनों की पद्धति को स्वीकार किया गया। तो ये बात भी सही है। लेकिन दोस्तों अगर बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहाँ पे यही गलत हो जाएगा, क्योंकि पंचायती राज को शुरुआत करने वाला राजस्थान था। इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गलत पूछा गया है तो यही गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों अगला क्वेश्चन है, हाउ कैन द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट बी वैकेंट, राष्ट्रपति का पद कैसे रिक्त हो सकता है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शंस आपके क्या क्या हैं। ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, देखिए राष्ट्रपति का जो पद होता है वो 5 साल के लिए होता है, 5 वर्ष के लिए होता है। इसका जो चुनाव होता है उसमें कौन कौन भाग लेते हैं। राष्ट्रपति के पद की बात अनुच्छेद 52 में की गई है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 52 में एक राष्ट्रपति की बात की गई है। इसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। और मैं बात करूं तो राष्ट्रपति के चुनाव में 3 लोग पार्टिसिपेट करते हैं। कौन कौन से, एमपी करते हैं। एमपी कहाँ कहाँ के, राज्यसभा और लोकसभा के। उसके साथ साथ एमएलए भी, जितने भी स्टेट के एमएलए हैं वो भी इसमें क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, यानी वोट करते हैं। इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो यूटीज़ के भी जो एमएलए होते हैं दिल्ली और पुदुचेरी इन दोनों के, क्योंकि इन दोनों में क्या है, असेंबली है, इसीलिए यहाँ के यूटीज के एमएलए भी वोट करते हैं। यानी ये तीनों कौन कौन, एमपी राज्यसभा और लोकसभा के, और एमएलए जो स्टेट और यूनियन टेरिटरीज के हैं दिल्ली और पुदुचेरी के, ये तीनों इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। यानी एमपी और एमएलए इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीनों की मैं बात इसलिए कर रहा था क्योंकि यूटीज के इसमें भी इसमें आते हैं। ठीक है, ये मत समझिएगा कि स्टेट के ही ओनली बनाते हैं। तो मतलब राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक भाग लेते हैं, लेकिन ध्यान रखिएगा इलेक्टेड, कौन से, इलेक्टेड कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसलिए क्योंकि दरअसल अलग होता क्या है कि इसमें राज्यसभा में 12 ऐसे लोग होते हैं जिनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। राज्यसभा में 12 लोगों को नॉमिनेशन जो करता है वो कौन करता है, राष्ट्रपति करता है। 250 जो लोग होते हैं ना राज्यसभा में, उसमें से 12 लोगों को तो राष्ट्रपति मनोनीत करता है, नॉमिनेट करता है। तो 12 लोग तो उन्हीं के पक्ष में वोट करेंगे अगर उनको भाई वोट करने का मौका मिला तो। इसलिए 12 लोगों को वोट करने का अधिकार नहीं होता, मतलब 12 इसमें नहीं होता और 2 लोकसभा में करता है राष्ट्रपति 2 लोकसभा में मेंबर को क्या करता है, नॉमिनेट करता है अपने मन से। जो भी लिटरेचर के फील्ड में बहुत अच्छे हों, समझ रहे हैं, आर्ट के फील्ड में बहुत अच्छे हों, साइंस के फील्ड में बहुत अच्छे हों, ऐसे लोगों को राष्ट्रपति अपने मन से नॉमिनेट कर सकता है। 2 लोगों को लोकसभा में और 12 लोगों को राज्यसभा में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, और अगर मैं बात करूं तो 5 साल का कार्यकाल होता है इसका। और राष्ट्रपति के पास बहुत सारे पावर्स होते हैं। जैसे राष्ट्रपति के पास बहुत ही इंपॉर्टेंट पावर होते हैं। कुछ पावर के इसके बात कर लेते हैं। जैसे देखिए, अगर बात करें राष्ट्रपति के पावर की, तो पहला इसका पावर जो होता है वो होता है आर्टिकल नंबर 72 में। किसमें, एक सेकेंड वेट करिए। आर्टिकल नंबर 72 में कहा गया है कि भारत के राष्ट्रपति के पास इतना पावर होता है कि वो किसी भी व्यक्ति को अगर मृत्यु दंड मिला है तो उसके सजा को वो कम कर सकता है, यहाँ तक कि उसके सजा को नल एंड वॉइड भी कर सकता है। ठीक है ना, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए और बात को समझिएगा। हाँ, कौन सी मैं बात कर रहा हूँ, तो आर्टिकल 72 की मैं बात कर रहा हूँ, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक सेकेंड। तो किसकी मैं बात कर रहा हूँ, आर्टिकल 72 की। तो आर्टिकल 72 में ये साफ साफ लिखा गया है कि क्षमादान करने की, क्षमादान करने की शक्ति आर्टिकल 72 में राष्ट्रपति के पास दी गई है। अब आर्टिकल 85 में दिया गया है कि राष्ट्रपति कभी भी
लोकसभा को डिसॉल्व कर सकता है। यानी लोकसभा को भंग करने की जो शक्ति होती है, डिसॉल्व करने की जो शक्ति होती है, आर्टिकल 85 में वो राष्ट्रपति के पास होती है। और 3 देख लेते हैं। 123 आर्टिकल में लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति जो है, ध्यान रखिएगा, वो कोई भी ऑर्डिनेंस ला सकता है बिना कोई कानून के 6 महीने के लिए खुद से एक ऑर्डिनेंस पास कर सकता है, जिसको अध्यादेश कहते हैं हिंदी में। अध्यादेश एक तरह से कानून होता है जो कि देश में तुरंत इमिडिएटली कोई ज़रूरत होती है आपातकाल में, तो अचानक आपातकाल में ज़रूरत होती है या कोई इमीडिएट ज़रूरत होती है तो अध्यादेश लागू कर दिया जाता है, रूल बना दिया जाता है ऑर्डिनेंस के तहत राष्ट्रपति के कहने पर। लेकिन उसको 6 महीने के अंदर लोकसभा या राज्यसभा से पास कराना होता है, दोनों सदनों से पास कराने के बाद तब जाकर वो फिर कानून ज़्यादा दिन तक चल सकता है। लेकिन अध्यादेश सिर्फ कितने दिन के लिए वैलिड होता है? 6 महीने के लिए। इस बात को ध्यान से समझिएगा, ठीक है। चलिए तब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन हमें ऑप्शन दिया हुआ है, ऑन एक्सपायरी ऑफ हिज टेन्योर, जाहिर सी बात है 5 साल होगा तब वो हट जाएगा, तो एक तो सही है, ठीक है ना। अब देखिए बाई हिज रेजिग्नेशन, बिल्कुल वो इस्तीफा भी दे सकता है कि नहीं। राष्ट्रपति अपना इस्तीफा किसको दे सकता है? उपराष्ट्रपति को। वाइस प्रेसिडेंट को ये अपना क्या दे सकता है? वाइस प्रेसिडेंट को अपना ये दे सकता है रेजिग्नेशन यानी इस्तीफा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसलिए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है, ठीक है, यानी ए एंड बी दोनों सही है, तो ऑप्शन ए एंड बी डी बिल्कुल सही हो जाएगा। जबकि सी ऑप्शन में क्या लिखा हुआ है, इम्पीचमेंट से हटाया जा सकता है, तो इम्पीचमेंट सिर्फ राज्यसभा में नहीं बल्कि दोनों सदनों में चलना चाहिए ना, तो यहाँ तो लिखा है ओनली, केवल राज्यसभा में महाभियोग शुरू होने पर। दोनों सदनों से, लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों से अगर इम्पीचमेंट का प्रोसेस पास हो जाएगा, इम्पीचमेंट मतलब महाभियोग, महाभियोग एक ऐसी कार्यवाही होती है जिससे कि आर्टिकल 61 में लिखा गया है, महाभियोग की शक्ति जो है वो सत्ता पक्ष को होती है कि जो भी पावर में है गवर्नमेंट, वो राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग ला सकती है कि राष्ट्रपति अपने पद का सही से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रपति अपने पोस्ट का दुरुपयोग कर रहे हैं, इस आधार पर महाभियोग ला सकती है सरकार और उनको अपने पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन यहाँ दोनों सदनों में पास होना जरूरी है, जबकि यहाँ राज्यसभा लिखा हुआ है केवल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला देखिए बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मौलिक कर्तव्यों को निम्नलिखित में से किस संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के संविधान में शामिल किया गया है? दोस्तों, द फंडामेंटल ड्यूटीज वर इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बाय विच ऑफ द फॉलोइंग अमेंडमेंट एक्ट। तो ध्यान से समझिएगा दोस्तों, बहुत ही बेहतरीन। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। दोस्तों, मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी के सिफारिश पर, ठीक है, 1976 में जोड़ा गया था, आपातकाल के समय, इमरजेंसी के समय। किसने जोड़ा था? ध्यान रखिएगा, इंदिरा गांधी ने जोड़ा था, ध्यान रखिएगा इस बात का, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और मैं अगर बात करूं तो टोटल मौलिक कर्तव्य 11 है नंबर में, और ये यूएसएसआर से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसएसआर, जिसको हम सोवियत संघ भी कह देते हैं, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। और मैं अगर बात करूं मौलिक कर्तव्य की, तो दोस्तों पार्ट 4 के ए में भारत के संविधान में ये दिया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों, ये रहा, ध्यान से समझिएगा, ध्यान से समझना एकदम। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉइटेशन, शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो आइए देख लेते हैं, आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, ठीक है। उसके बाद दिया हुआ है किसी विशेष धर्म के प्रचार से के लिए करों के भुगतान को, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, यानी शोषण के खिलाफ अधिकार के संबंध में कौन सा सही है? तो जाहिर सी बात है, एक बात बड़े ध्यान से समझिएगा, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। आपके सामने है शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो शोषण के विरुद्ध अधिकार जो कि हमारा फंडामेंटल राइट है, कौन से आर्टिकल में दोस्तों? 23 टू 24, ठीक है। ये आर्टिकल में साफ साफ लिखा गया है कि भाई साहब आप जो है किसी भी बच्चों को ट्रैफिकिंग नहीं कर सकते, यानी उनके किडनी को निकाल करके, लीवर के निकाल करके, है नहीं, कोई भी निकाल करके बेच देता है भाई साहब, छोटे बच्चों को किडनैप करके ले जा करके उनको, है नहीं, कहीं से भी कुछ भी निकालने लगते हैं सब, हाँ, उनको जान से मार करके उनकी किडनी निकाल कर, लीवर निकाल कर बेच देंगे। तो ऐसे ऐसे चीज़ें होती है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, यहाँ तक कि इंसान को भी बेच दिया जाता है। तो इसलिए शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24 में लिखा गया है कि 6 से 14 साल के, मतलब 14 साल से कम उम्र के बच्चों को आपको किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी होटल में, किसी भी दुकान पर उनको आप
श्रम नहीं करा सकते, लेबर नहीं करा सकते। ठीक है, तो कौन सा सही होगा? तो जाहिर सी बात है आपका हो जाएगा शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है उसमें दोस्तों, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर हो जाएगा, ये देखिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि मानव का जो है यातायात और जबरन श्रम का निषेध करेगा, यानी यहाँ पे यातायात तो गलत लिखा गया है, इधर से इंग्लिश का हिंदी कन्वर्जन हुआ है, इसमें गलत हो गया, कोई दिक्कत नहीं। प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, उनको फोर्स लेबर नहीं कराया जा सकता जैसा मैंने अभी बताया, और उनको जो है ऑर्गन ट्रैफिकिंग नहीं की जा सकती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिएगा, बड़ा ही शानदार सा क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके सामने है, व्हाट इज ट्रू अबाउट एनआरसी। एनआरसी के बारे में क्या ट्रू है? ट्रू का मतलब क्या सही है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी से आप कमेंट सेक्शन में आंसर करेंगे। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्तों आपके सामने। तो पहले तो एनआरसी का मैं फुल फॉर्म पूछूंगा आपसे। ठीक है, देखिए तो ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार, जानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद वाला क्वेश्चन है नहीं? नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ठीक है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स, ये होगा करेक्ट आंसर, एनआरसी का फुल फॉर्म। ठीक है, तो अब ध्यान रखिएगा, बहुत ही बेहतरीन बात मैं बताता हूं इसके बारे में, सही बात क्या है। इट इज ए रजिस्टर प्रिपेयर्ड आफ्टर द सेंसस ऑफ 1951, यह 1951 के बाद जनगणना के तैयार की गई है, एक रजिस्टर है। तो आ जाते हैं आगे, क्या दूसरा देखते हैं। इट होल्ड्स द डेटा ऑफ ईच विलेज हाउस होल्ड एंड पब्लिश्ड इन 1951, यह प्रत्येक गांव घर का डेटा रखता है और 1951 में प्रकाशित हुआ है। एनआरसी अलॉन्ग विद द इलेक्टोरल रोल ऑफ 1971 इज कॉल्ड लीगेसी डेटा, यानी 1971 के बाद जो मतदाता सूची के साथ एनआरजी को लीगेसी डेटा कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं कि बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा ये क्वेश्चन है, आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो क्या इसके बारे में आप कोई कमेंट करके आप बता सकते हैं। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो ये सारी बातें जो लिखी गई है, चाहे ये बात की गई हो 1951 के बाद एनआरसी रजिस्टर तैयार किया गया है, तो ये भी बात सही है, बिल्कुल सही है। इट होल्ड्स द डेटा ऑफ ईच विलेज, बिल्कुल हर विलेज का ये डेटा रखता है, ये भी सही बात है। एनआरसी जो है वो इलेक्टोरल रोल 1971 के बाद से जितनी भी जनसंख्या की वृद्धि हुई है, इसी को बेस बना करके 10 लाख पर एक एमपी की सीट को एलोकेट करने की बात की गई है, कि 10 लाख की जनसंख्या जहां होगी वहां एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सीट अलॉट किया जाएगा। ठीक है, इसलिए ऑल ऑफ द अबव बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने। महत्वपूर्ण कैबिनेट समितियों के कार्यों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द फंक्शन ऑफ इंपॉर्टेंट कैबिनेट कमिटीज, है नहीं? तो रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है, तुम अभी जीते नहीं, मैं अभी हारा नहीं, रहना तू है ना, हर अनहोनी को कर दे होनी, जिसका नाम है महेंद्र सिंह धोनी। तो दोस्तों बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये, आपको जवाब देना है कि राजनीतिक बातों में अगर बात करें तो महत्वपूर्ण कैबिनेट समितियों में सबसे इंपॉर्टेंट कथनों पर विचार करना है। पहला है, राजनीतिक मामलों की समिति केवल घरेलू से संबंधित सभी नीतिगत से संबंधित है, न कि विदेशी मामलों से। तो नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है ये। ठीक है, आर्थिक मामलों की समिति आर्थिक क्षेत्र में सरकारी गतिविधियों का निर्देशन व समन्वयन करती है। जबकि तीसरा है, संसदीय कार्य समिति संसद में सरकारी कामकाज की प्रगति की देखरेख करती है। तो 2 और 3 बिल्कुल सही है, ये आपका हो जाएगा आंसर बी। 2 एंड 3 आर बिल्कुल, दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। ठीक है दोस्तों, तो ध्यान रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। The second Administrative Reforms Commission 2005 to 2009 made their observation and recommendation with respect of working of, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग 2005 से 2009 के निम्नलिखित कामकाज के बीच अपनी टिप्पणियां और सिफारिशें की थी। आपको ये बताना है दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तो अगर मैं बात करूं इसकी, तो ध्यान रखिएगा। हाँ, चलिए आंसर करिए फटाफट से क्वेश्चन का, तो देखो कौन कौन आंसर करेगा इसका। हम्म। तो भारत सरकार यानी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, भारत सरकार की संगठनात्मक संरचना जो है, इसके कामकाज की टिप्पणियां और सिफारिश करती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये लीजिए अगला। विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटीज कंसिडर्ड एज ए सुपर कैबिनेट? अरे भाई साहब, ये तो भैया बारूद है, बारूद है भैया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। हम्म, तो बताइएगा फटाफट से, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, सुपर कैबिनेट का मतलब उसमें पीएम भी आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी आते हैं और होम मिनिस्टर भी आते हैं। ये आपको बताना है कि कौन सा आपका इसमें से सुपर कैबिनेट माना जाता है। पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी, ठीक है, इकोनॉमिक अफेयर्स कमेटी, अपॉइंटमेंट कमेटी या पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी। तो दोस्तों अगर मैं बात करूं इस क्वेश्चन के करेक्ट आंसर की, तो पार्लियामेंट्री अफेयर्स कमेटी, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर भी होते हैं, होम मिनिस्टर भी होते हैं, इसी को सुपर कैबिनेट कहा जाता है। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये लीजिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है दोस्तों। विच कमेटी गेव द आइडिया ऑफ जूस सोली काइंड ऑफ सिटीजनशिप? जे सोली किस्म की नागरिकता का विचार किस समिति ने दिया था? देखिए भैया, बड़ा ही इंपॉर्टेंट, ये पहली बार आप सुन रहे होंगे, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है आपके सामने। आपको बताना है कि क्या आंसर होगा इस क्वेश्चन का दोस्तों। ठीक है, चलिए आंसर करिएगा फटाफट से। इंटरनल अगर इमरजेंसी की बात करें तो दोस्तों इमरजेंसी 3 टाइप्स के होते हैं। ठीक है, इमरजेंसी कितने टाइप्स के होते हैं? 3 टाइप्स के होते हैं। एक होता है नेशनल इमरजेंसी, एक स्टेट इमरजेंसी और एक फाइनेंशियल इमरजेंसी होती है। इस बात को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए बताइएगा फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग। हम्म, चलिए ठीक है, इसका आंसर आप लोग क्या करिएगा मैं बता रहा हूँ। ये 11 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और ये जूस सोली काइंड ऑफ सिटीजनशिप जो है, ये आपको ऑप्शन जो है मैं दे रहा हूँ, ये 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, मोतीलाल नेहरू कमेटी, एटली कमेटी या नन ऑफ द एबो। यही 3 में से कोई करेक्ट आंसर है। ऑप्शन का के हिसाब से आप आंसर देंगे इसका, किसा कहाँ देंगे? कमेंट सेक्शन में आंसर देंगे। क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभी मैं लास्ट में जो क्वेश्चन पूछता हूँ उसका आंसर कुछ ही लोग कमेंट में देते हैं, इसलिए मैं बीच में ये क्वेश्चन आपसे पूछ ले रहा हूँ कि विच कमेटी गेव द आइडिया ऑफ जूस सोली काइंड ऑफ सिटीजनशिप, ये बताइएगा आप कमेंट सेक्शन में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। लीजिए, भारत संविधान में या भारत के संविधान में किस सूची में नागरिकता की बात शामिल है? तो दोस्तों नागरिकता की अगर बात करें तो स्टेट, यूनियन और कंकरेंट 3 तरह के लिस्ट होते हैं भारत के संविधान में, ये तो पता ही होगा आपको। तो 3 तरह के जो लिस्ट होते हैं उसमें अलग अलग चीज़ें आपके शामिल होती हैं। जैसे मैं बात करूं अगर नागरिकता की, सिटीजनशिप की, तो इसका अधिकार अगर देने का होता है तो वो होता है यूनियन लिस्ट, यानी संघ सूची के अंदर होता है। यानी केंद्र सरकार इसके ऊपर फैसला करती है कि नागरिकता कैसे जाएगी और नागरिकता को कैसे बहाल किया जाएगा। ये राज्य सरकार का विषय नहीं होता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो कितने टाइप के लिस्ट होते हैं? 3 टाइप के लिस्ट होते हैं। एक होता है स्टेट लिस्ट, एक होता है आपका यूनियन लिस्ट जिसको हम सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट कह देते हैं, एक होता है कंकरेंट लिस्ट। इन दोनों को मिला करके जो लिस्ट तैयार होती है उसे बोलते हैं कंकरेंट। यानी कुछ स्टेट के मैटर और कुछ यूनियन के मैटर कंकरेंट लिस्ट में दिए जाते हैं। यानी कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है और कुछ केंद्र सरकार यानी संघ जो सूची है उसके भी कुछ विषय इसमें दिए गए हैं। ठीक है ना, राज्य सरकार भी बना सकती है ऐसे कानून के ऊपर, ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर कानून, और केंद्र सरकार भी ऐसे सब्जेक्ट के ऊपर, विषय के ऊपर कानून बना सकती है। ऐसे होते हैं समवर्ती सूची, जैसे शिक्षा समवर्ती सूची। ठीक है ना, कनकरेंट लिस्ट। तो समवर्ती सूची में सबसे इंपॉर्टेंट 2 चीज आती हैं, वो है हेल्थ और एजुकेशन। ये दोनों कंकरेंट लिस्ट में आती है, यानी राज्य सरकार भी इसके ऊपर कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। द कॉन्स्टिट्यूशन डिफाइंस सिटीजन एज, संविधान नागरिकों को परिभाषित करता है। ठीक है, भारत में पैदा हुआ कोई भी व्यक्ति, एनी पर्सन हु स्पेंड मोर देन 5 ईयर्स इन इंडिया, कोई व्यक्ति जो भारत में पैदा हुआ हो या उसके माता पिता भारत में पैदा हुए हों। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन सिटीजन,
तो दोस्तों अगर बात करें इसका आंसर आप फटाफट से देंगे। बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा कि इंडिया के संविधान में ऐसी कोई भी बात इस गिवन ऑप्शन में नहीं लिखी गई है जो कि नागरिकता को परिभाषित करती है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट डिफाइन सिटीजन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा आपके सामने। Which of the following statement is true regarding Citizenship Amendment Act 2019? It amend the Citizenship Act 1955। यह 1955 के जो नागरिकता संशोधन बिल है उसमें बदलाव करेगी, ठीक है ना। क्या ये सही है? उसके बाद देखिए, इट प्रोवाइड्स फॉर इंडियन सिटीजनशिप टू परसिक्यूटेड रिलीजियस माइनॉरिटी अफगानिस्तान बांग्लादेश पाकिस्तान हु आर मेनली मुस्लिम। तो यहाँ पे देखिए लिखा गया है कि यह अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से सताए गए धार्मिक अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता प्रदान करती है, मुख्य रूप से मुस्लिम को। ऐसा नहीं है, मुस्लिम को नहीं बल्कि हिंदूज को, ठीक है। इसलिए यहाँ मुस्लिम गलत लिखा हुआ है, इसलिए बी तो होगा नहीं, इसलिए ओनली वन करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ओनली ए आपका सही हो जाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है। Which of the following article of Indian Constitution contains fundamental duties? तो फंडामेंटल ड्यूटीज जो है भारत के संविधान में वो किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो अगर बात करें पार्ट की, तो पार्ट 4 के ए में भारतीय संविधान की बात की गई है, जिसमें मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों इसका मैं आर्टिकल की बात करूं तो आर्टिकल 51 के ए में भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की बात की गई है, यूएसएसआर से लिया गया था। 11 टोटल मौलिक कर्तव्य भारत के संविधान में अभी हैं, ठीक है। और मौलिक कर्तव्यों को सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की सिफारिश पे 1976 में जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के अंतर्गत, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। Which of the following articles of Indian Constitution contain right to religious freedom? तो राइट टू रिलीजियस फ्रीडम या भारतीय स्वतंत्रता के भारतीय संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद में धार्मिक स्वतंत्रता की बात की गई है या धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की बात की गई है? तो दोस्तों अगर मैं बात करूं आर्टिकल 25 से लेकर के 28 तक, तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है जिसमें कि कोई भी धर्म आप स्वीकार कर सकते हैं, कोई भी धर्म आप फॉलो कर सकते हैं, किसी धर्म का आप प्रचार प्रसार कर सकते हैं, कोई रोक टोक नहीं है। भारत के संविधान में ये बात साफ साफ कही गई है फंडामेंटल राइट में आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक, ठीक है दोस्तों। इसलिए ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों, हु डज द चीफ मिनिस्टर गिव हिज रेजिग्नेशन टू? यानी मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा किसे देता है? तो दोस्तों ये तो जानते ही हैं, जैसे प्रधानमंत्री अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को देता है केंद्र सरकार में, उसी तरह राज्य सरकार में मुख्यमंत्री अपना इस्तीफा जो देता है वो राज्यपाल को देता है, यानी स्टेट के गवर्नर को देता है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल राज्य में होता है और स्टेट जो केंद्र में होता है वो राष्ट्रपति होता है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, गवर्नर ऑफ द स्टेट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 18वां क्वेश्चन है दोस्तों, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी इक्वलिटी बिफोर द लॉ? तो भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद समक्ष समानता, भारत के अनुच्छेद के क्या कहता है? कानून के समक्ष समानता और भारत के क्षेत्र के भीतर कानून के समान संरक्षण की गारंटी देता है। तो आर्टिकल 14 है करेक्ट आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी इज मेंशन्ड इन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? भारतीय संविधान के किसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट दोस्तों आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे इन्होंने गलती कर दिया है, ये होगा, देखिएगा पार्ट 4 में डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी की बात की गई है आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, व्हाट इज द टेन्योर ऑफ ऑफिस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर? मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए कार्यालय का कार्यकाल कितना होता है? तो दोस्तों आपको ये आंसर बताना है। अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों चीफ इलेक्शन कमिश्नर की, तो ये होता कितना है? 5 साल या 65, ठीक है ना। 5 साल यानी कैसे? हाँ लेकिन हाँ यहाँ बेहतर है 6 साल, 6 और 65 ईयर्स विच एवर इज अर्लियर। 6 साल या 65 साल जो भी पहले हो जाए उसी में वो पूरा कार्यकाल कर लेता है अपना। तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। अगर मैं बात करूं, आप दोस्तों इसी तरह से वीडियो को देख करके नोट्स बनाते रहिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।